बीएससी बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी बीकॉम में तो नहीं, बीए वगैरह में, या कहीं भी आप 12th में पढ़ रहे हो या किसी में भी, तो जब आर्टिकल याद करने की बारी आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से आर्टिकल याद करें। तो मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताने जा रहा हूं, जो आर्टिकल आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कोई आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतने ही आर्टिकल आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे, और इनको सामान्यतः आप एक जगह पर एक पेज ले लीजिएगा, उस पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिर्फ उन्हीं आर्टिकल को बीच बीच में रिवाइज कर लीजिएगा, वही आर्टिकल मैक्सिमम एग्जाम हॉल में आएंगे, अदरवाइज ज्यादातर अन्य आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो मैं हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो है उसका आर्टिकल नंबर बोलूंगा और उसके आगे क्या डिटेल दे रखी है वो बोलूंगा, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, जिसमें दे रखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला, ठीक है, ये भाग है। और इसके अंदर दे रखा है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया जो होगा वो एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा, और भारत का नाम इसमें इंडिया भी बताया गया है और भारत भी बताया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत को इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में और इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत, नहीं, इसमें बोला गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, यानी कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में भारत भी बोलते हैं और इंडिया भी बोलते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बोलता है इंडिया जो कि राज्यों का संघ है, यानी पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं अब, तो फिर आता है आपका 11वां आर्टिकल 11, जो ये कहता है कि संसद नागरिकता के लिए प्रावधान बनाएगी। संसद जो नागरिक बनेंगे 26 जनवरी 1950 के बाद, उसके लिए नागरिकता के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 11, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो अनुच्छेद 12, इसमें दे रखी है राज्य की परिभाषा। और फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 14, इसमें दे रखा है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। एक बच्चा कमेंट कर रहा है इसमें कि मैं देख के बोल रहा हूं कहीं से, बेटा मैं देख के नहीं बोल रहा, मैं चाहूं तो उंगलियां रख लूं तो सारे आर्टिकल आपको बोल दूंगा, ठीक है। चलो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं देख के बोलता हूं तो मैं अपने आंखों को ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, अरे अब मैंने बोला 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर ये 14 के बाद इंपॉर्टेंट है 15 में आपको पढ़ना है मेनली कि केंद्र और मतलब राज्य सरकारें और मतलब सरकारें और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो धर्म, लिंग, जाति, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 16 जो है वो कहता है लोक अवसर में समानता का अवसर मिलेगा सबको, यानी जो सरकारी नौकरी होगी उसमें सबको अवसर समान मिलेंगे, ये 16। और फिर 17 इंपॉर्टेंट है आपका छुआछूत या अनटचेबिलिटी का अंत, और 17 इंपॉर्टेंट है फिर आपका कि क्या कहते हैं टाइटल का अंत, उपाधियों का अंत। फिर ये 17 और 18 हो गए, 17 छुआछूत और 18 टाइटल का अंत। 19 में दे रखा है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो आपके लिए काम की हैं। पहला बोलने की, फिर दूसरा सभा करने की, फिर तीसरा संगठन बनाने की, चौथा घूमने की, 5वां बसने की और 6वां व्यवसाय करने की। फिर 19 तक हो गए, फिर 20वां आप छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। फिर 20वां है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये 21 तक हो गए। फिर 21A है, यह शिक्षा का अधिकार, ये काम का है। फिर 22 काम का नहीं है। फिर 23 काम का है कि मानवीय दुर्व्यापार नहीं होगा किसी के साथ में, और जबरन किसी के साथ श्रम नहीं कराया जाएगा, यानी कि ह्यूमन के साथ व्यापार नहीं हो सकता है गलत तरीके से, और जबरदस्ती उससे काम नहीं कराया सकता, 23। और 24 कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी कि जो चाइल्ड लेबर होगी उसे रोकता है, 24। फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 काम के नहीं है। फिर 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर उसके बाद जो बेटा काम का है आपका 32 के बाद में, वो सीधा का सीधा फंड DPSP में आ जाए आप। 44 इसमें दे रखा है समान न्याय नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने का प्रयास करेगी। उसके बाद आप आ जाओ 50 कब काम का है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा। फिर 51 काम का है 51
कि लोक शांति बनाए रखी जाएगी, केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार प्रयास करेगी। फिर 51A काम का है फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर 52 काम का है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर 53 काम का है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर उसके बाद में 61 काम का है, 61 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। फिर उसके बाद आप सीधा सीधा आ जाओ 74 और 75। ये 74 काम का है कि मंत्रिपरिषद होगी और 75 भी काम का है कि मंत्रिपरिषद, और जो 74-75 कहते हैं कि मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर 74-75 के बाद फिर सीधे आ जाओ, आपके मतलब के ज्यादा नहीं है संसद वगैरह में कोई भी, फिर सीधे आ जाओ 108 अनुच्छेद। इसमें दे रखा है आपका ज्वाइंट सिटिंग होगी, पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक होगी। फिर अनुच्छेद 110 आ जाओ, धन विधेयक होगा। फिर अनुच्छेद 112 आ जाओ, बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर अनुच्छेद 117 आ जाओ, जिसमें दे रखा है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। ठीक है, फिर अनुच्छेद 124 आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा सीधा राज्यपाल वगैरह के कोई काम के नहीं है, ज्यादा मतलब के नहीं है वो आपके। फिर आ जाओ सीधे के सीधे 148, इसमें दे रखा है CAG। फिर आप इधर अनुच्छेद यहां से सीधे सीधे हटा दो, अब आ जाओ सीधे इधर पंचायतों में। पंचायतों के आपके आर्टिकल काम के हैं, जिसमें पंचायतों में पहला है आर्टिकल काम का कि पंचायतों का आर्टिकल 243B पंचायतों की संरचना। फिर आरक्षण, फिर पंचायतों का 243D, D फॉर डॉग, इसमें है पंचायतों में आरक्षण। फिर दे रखा है पंचायतों में 243G, ये पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य और प्राधिकार। ठीक है, फिर ये G तक हो गए। फिर उसके बाद दे रखा है 243K, इसमें दे रखा है निर्वाचन आयोग जो राज्य की पंचायतों के चुनाव कराएगा। फिर 243I राज्य का वित्त आयोग। ठीक है, फिर इधर आ जाओ म्यूनिसिपैलिटी वाले में 243S वार्ड कमेटी, 243S में। फिर आ जाओ 243ZD है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। फिर 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं में आप निपट गए, मतलब खत्म हो गई है। फिर उसके बाद आ जाओ अनुच्छेद 280 में दे रखा है वित्त आयोग। फिर आप सीधे सीधे आ जाओ बेटा, अब तुम इधर अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 300A भी लेना चाहो तो ले लो, संपत्ति का अधिकार है ना। फिर 312 में दे रखा है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। 315 में दे रखा है लोक सेवा आयोग यानी UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर दे रखा है 323A, इसमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और फिर 323B अदर ट्रिब्यूनल। और फिर 324 बेटा है इलेक्शन कमीशन। फिर आ जाओ 338 में दे रखा है नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। फिर 338A नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन। फिर 338B इसमें दे रखा है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब यहां के बाद अब सीधे आओ अनुच्छेद 352 पे नेशनल इमरजेंसी। फिर 356 इसमें दे रखा है प्रेसिडेंट्स रूल। फिर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन। और फिर 370 था, वो काम का है नहीं। बस सिर्फ इतने आप कर लो, बस आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी आपके मतलब का नहीं है। इतना कर लेना, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहूं तो ये तो मैंने तुम्हें वो बताए हैं जो काम के हैं, मैं अन्य भी बता सकता था और बिना उसके बता देता, कॉपी किताब। यार बच्चों को पढ़ाने के लिए यार अब कॉपी किताबें खोलनी पड़ेंगी तो हमारा पढ़ाना बेकार है? ठीक है, बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और